अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। आज से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये हमारे पास जो टॉपिक है ये ना सिर्फ हमारे पास हायर लेवल्स के लिए नॉलेजेबल है, इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये हमारे पास एफएससी और मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उनके लिए भी ये काफ़ी नॉलेजेबल है और इम्पॉर्टेंट है। इन सिंपल वर्ड्स, हर एक लेवल के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। चलिए जी, सबसे पहले हम आते हैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। सबसे पहला हमारे पास एटम के लिए जो मॉडल प्रेजेंट किया गया था वो हमारे पास जे थॉमसन ने किया था 1904 में, जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड बाय अ वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज like negatively charged plums embedded in a positively charged pudding. Another example that you can consider for this model is of a watermelon, in which the seeds are the electrons and the remaining part of the watermelon is considered as the positively charged। अब हमारे पास जो ये प्लम पुडिंग मॉडल था ये हमारे पास बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट किया गया था। आफ्टर द प्लम पुडिंग मॉडल हमारे पास रदरफोर्ड आया 1911 में। उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग उसने न्यूक्लियस जो है उसको डिस्कवर कर लिया था। रदरफोर्ड मॉडल जो था वो हमें शो करता था कि जो एटम है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल जो था उसमें भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी। सबसे पहली जो उसकी मेन डिस्क्रिपेंसी थी वो ये थी कि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये स्पेक्ट्रम बनता है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी कि रदरफोर्ड ये कहता था कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल क्या करते हैं, या ऑर्बिट करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम आता है वो हमारे पास कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो हमारे पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देता है रादर देन अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इस डिस्क्रिपेंसी को कम करने के लिए हमारे पास 1913 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बोहर, और उसने अपना मॉडल प्रेजेंट किया बाय यूजिंग द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एटम जो है वो हमारे पास इमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्वांटा। एंड उसका मैथमेटिकल फॉर्म है E इज इक्वल टू एच म्यू, वेयर एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट 6.62 10 पावर माइनस 34 जॉउल पर सेकेंड इज इट्स वैल्यू। तो हमारे पास बोहर जो था उसने इस क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए जो रदरफोर्ड की डिस्क्रिपेंसी थी अबाउट द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो उसने ओवरकम कर ली थी। अच्छा, तो हमने बोहर मॉडल के बैकग्राउंड को डिस्कस कर लिया है, अब हम इसकी पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं। तो बोहर ने अपने मॉडल में जो सबसे पहला पोस्टुलेट दिया था उसमें उसने ये कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास फिक्स्ड या स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसको हम एक रीड देते हैं, इसमें इतना कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। द इलेक्ट्रॉन इज एबल टू रिवॉल्व इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट radiating any energy, contrary to what classical electromagnetism suggests. These stable orbits are called stationary orbits and are attained at certain discrete distances from the nucleus। ठीक है। उसने सबसे पहले तो यही बात की कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास स्टेबल ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और जब वो अपनी स्टेबल ऑर्बिट में मौजूद होता है तो तब वो हमारे पास किसी किस्म की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, ठीक है। उसने जो है इन स्टेबल ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स का नाम दिया था, और उसने ये कहा था कि ये हमारे पास सर्टेन डिस्क्रीट डिस्टेंसेस पर फ्रॉम द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव एनी अदर ऑर्बिट इन बिटवीन द डिस्क्रीट वंस। जो हमारे पास डिस्क्रीट ऑर्बिट्स मौजूद हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा ऑर्बिट ऑक्युपाई नहीं कर सकता, कोई ऐसा ऑर्बिट मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर उसने कहा कि हमारे पास हर एक एटम में सेंट्रल कोर मौजूद है जो कि हमारे पास क्या है, दैट इज द न्यूक्लियस, और वो हमारे पास काफ़ी डेंस है। दैट इज कि सारा का सारा मास हमारे पास वहाँ पे कंसंट्रेटेड है और हमारे पास वो इंटायरली पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। फिर हमारे पास उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। लेटर ऑन आप एक और मॉडल पढ़ोगे जिसमें आप ये देखेंगे कि नहीं, ये सर्कुलर पाथ्स नहीं है बल्कि ये हमारे पास इलिप्टिकल पाथ्स है। लेकिन यहाँ तक आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। Then the centripetal force required for revolution is provided by electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चूंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो दे मस्ट हैव सम सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड होता है ये ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इसको प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के इंटू जेड ई विच इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको इसी फॉर्म में इक्वेशन को छोड़ सकते हैं जिसको हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया है, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, ठीक है। आते हैं सेकंड पोस्टुलेट की तरफ। तो सेकंड पोस्टुलेट जो बोहर का था वो था अबाउट द एंगुलर मोमेंटम, और बोहर ने ये कहा था कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या है, क्वांटाइज्ड है। So electron can move or revolve only in those orbits in which their angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, where h is the Planck's constant. If the mass of the electron is m and is revolving around nucleus with velocity v in an orbit of radius r, then its angular momentum is given as L is equal to mvr, which is equal to nh by 2 pi, ठीक है, where n is equal to 1 2 3 up to so on, and this n is actually showing us this integral multiple, ठीक है। तो हमारे पास this was the second postulate of Bohr model about the angular momentum quantization। ओके, थर्ड हमारे पास पोस्टुलेट था बोहर का अबाउट द एनर्जी। तो बोहर ने क्या कहा कि व्हेन द एटम रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड देन वन और मोर ऑफ इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स लीव इट्स ऑर्बिट्स एंड गोज टू सम हायर ऑर्बिट। ये जो हमारे पास पोस्टुलेट था बोहर का, ये सिंपली अबाउट द ट्रांजिशंस था। बोहर ने क्या कहा कि अगर हमारे पास एटम जो है उसके ऊपर हम एनर्जी कहीं से उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और किसी और हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अब किसी दूसरी ऑर्बिट में चला गया है, किसी हायर ऑर्बिट में चला गया, तो यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे इट इज एन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास हायर ऑर्बिट में स्टे करेगा फॉर अबाउट 10 पावर माइनस 8 सेकेंड्स, और फिर हमारे पास रिटर्न बैक करेगा टू इट्स लोअर ऑर्बिट। while returning back the electron radiates energy in the form of electromagnetic waves, ठीक है। और ये जो एनर्जी ये रेडिएट आउट करेगा ये हमारे पास डिस्क्रीट होगी, ठीक है। अब ये एक्चुअली हमारे पास ट्रांजिशंस की बात कर रही है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो उसने एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली है। अब जब वो हायर ऑर्बिट से वापस लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो हमारे पास क्या कर रहा है, वो एनर्जी को इमिट कर रहा है। इसको उसने इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे शो किया कि डेल ई इज इक्वल टू दैट इज द चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है, विच इज h mu is equal to E2 minus E1, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर। अच्छा, तो जो बोहर का मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम के लिए था और इसको हम रिडबर्ग फार्मूला भी कहते हैं, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम था उसमें जो हमारे पास स्टेशनरी ऑर्बिट्स मौजूद थे उसका रेडियस जो है वो बोहर ने कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था, वो मैथमेटिकल चीज़ें सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। So a hydrogen atom consists of a tiny positively charged nucleus and an electron revolving in a stable circular orbit around the nucleus, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है, और हमारे पास इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। अब हम कहते हैं कि लेट ई एम एन वी बी द चार्ज मास एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड आर बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज जेड ई, ठीक है, जो हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है दैट इज जेड ई। जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है वो हमारे पास गिवन है बाय द इक्वेशन नंबर वन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन जो हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में फाइंड आउट की थी, इस इक्वेशन को अब हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, ठीक है। जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने पोस्टुलेट किया था बोहर का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिजल्ट आता है। यहाँ से हम वी की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, वो हमारे पास ये आ जाएगी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ यूजिंग इक्वेशन थ्री इन टू वी गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन वगैरह हो रही है वो हो जाएगी तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से हम इसको रीअरेंज कर देते हैं फॉर रेडियस, तो हमारे पास रेडियस के लिए ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ से हम वेरिएबल्स को बाहर और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले जाते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा विच इज 5.29 10 पावर माइनस 11 मीटर, ठीक है। n is actually equal to 1 2 3 up to so on, and z is the atomic number। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है।
और इसके लिए हम सबसे पहला लेवल ले लेते हैं, एनर्जी लेवल ले लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। ठीक है, देन R1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5.29 10⁻11 मीटर या फिर 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमारे पास ये R1 क्या शो कर रहा है कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। अब हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक ही ऑर्बिट है, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको एनर्जी मिल जाए और वो किसी हायर ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर ले, फिर हमारे पास हम N2 ले सकते हैं। लेकिन अब ये हमारे पास चूंकि ग्राउंड स्टेट पे मौजूद है और हाइड्रोजन एटम में एक ही एनर्जी लेवल है, तो ये हमारे पास उस एनर्जी लेवल का या फिर उस ऑर्बिट का हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब ये जो चीज़ अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास ये रेडियस है ये डिपेंड करता है एन स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, ये जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर हर एक एटम के लिए कांस्टेंट होता है और ये टर्म्स कांस्टेंट है। सिर्फ हमारे पास क्या रह गया है, दिस एन। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है वो हमारे पास रेडियस के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि रेडियस जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे, रेडियस भी हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। सही है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज, दे हैव डायरेक्ट रिलेशन। रेडियस इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हमारे पास हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड की थी, उसमें हम इक्वेशन नंबर 4 को इंसर्ट करते हैं, विच इज फॉर द रेडियस। ठीक है, ये हमने इधर इंसर्ट कर दी तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे कैंसलेशन वगैरह हो रही है कुछ, हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, फिर थोड़ी सी और कैंसलेशन हो रही है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन कर देनी है हमने इस इक्वेशन की और हमारे पास एंड में ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट्स है इनकी वैल्यू हमारे पास है 2.16 पावर 6 मीटर पर सेकंड और ये हमारे पास Z/n हो गया। अब यहाँ से देखें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट कौन सा आ रहा है कि हमारे पास जो ये वेलोसिटी है दिस इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 है, N भी 1 है, तो ये 1 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ जाती है विच इज 2.19 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। दिस वेलोसिटी इज 1/137 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो हमारे पास वेलोसिटी आई है इलेक्ट्रॉन की फॉर द हाइड्रोजन एटम, ये हमारे पास 1/37 है ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल है टू नेगेटिव के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 9। हमने नेगेटिव साइन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, अवे फ्रॉम आर। इसके अलावा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास ये आ जाती है। इस वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, लेट्स प्लेस इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 12 इन इक्वेशन नंबर 8। वी गेट दिस इक्वेशन। नाउ यहाँ से हम के जेड ई स्क्वायर बाय आर को कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास रह जाएगा 1/2 माइनस 1। ठीक है, ये 1/2 माइनस 1 को सॉल्व करने से आपके पास आएगा -1/2। तो आपकी जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन है वो आपके पास आ गई है नेगेटिव के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 13। नाउ इक्वेशन नंबर 4 को हम 13 में यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, रेडियस आर की वैल्यू है, तो वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। यहाँ पे प्लेस करने के बाद हमने इसको ज़रा सा रीअरेंज कर दिया है, जो कट कैंसलेशन वगैरह हो रही है वो हमने कैंसिल कर दी है चीज़ें, और हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर दिया और वेरिएबल टर्म्स को दूसरी तरफ कर दिया, और हमारे पास जो टोटल एनर्जी है उसका हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। अब हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आती है वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस माइनस को आप इसके साथ ले आए तो आपके पास क्या आ गया है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 15 एंड दिस इज द टोटल एनर्जी। लेट्स से हम z इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लेट्स से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में चला गया है, n को हम 2 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, -3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं n को 3 ले लेती हूँ तो मेरे पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है, यानी कि जितना हम हायर ऑर्बिट्स की तरफ जा रहे हैं उतनी हमारे पास एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। फॉर दैट हमें पता है कि ई एन किस चीज की इक्वल है, इस चीज की इक्वल है। ठीक है, वी से दैट कि ई वन इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है,
एंड E2 इज इक्वल टू दिस टर्म, देन टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, इट वुड बिकम इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने अब इक्वेशन नंबर 16 और 17 को प्लेस कर दिया इस इक्वेशन 18 में, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जितनी भी सेम टर्म्स हैं उनको हमने कॉमन ले लिया है और बाकी टर्म्स को हमने इधर ब्रैकेट में लिख दिया है। जो साइन वगैरह है उसकी भी रीअरेंजमेंट आप कर सकते हो, दिस इज सिंपल। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन काफी ईजी है। हमने ये जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स है देखिए दोनों में एक जैसे, उनको हमने कॉमन ले लिया है और इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म हमने माइनस कर दी है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एच म्यू। अब यहाँ से हम जेड स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं, उसको भी हमने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास 1/लैम्डा को हमने इधर ही छोड़ दिया है और जो एच सी है उसको हमने बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया, तो वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमारे पास 1/लैम्डा इस कांस्टेंट टर्म्स इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की इक्वल आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है एक्सेप्ट फॉर जेड, ये हमारे पास क्या है, दीज आर नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट्स एंड ये हमारे पास 1.097 10 पावर 7 मीटर इनवर्स के इक्वल होती है। ठीक है, इसके अलावा जो 1/लैम्डा है इसको हमने म्यू बार से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, और हमारे पास ये वाली टर्म्स एज इट इज आ गई हैं। ठीक है, अब दिस इज एक्चुअली नोन एज द रेडबर्ग फार्मूला या फिर बोहर्स फार्मूला। ठीक है, जो कि हमने इनिशियली कहा हुआ था। अब इस फार्मूले के थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर लेवल। ठीक है, सो दिस वाज द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बाय बोहर। अच्छा, तो अब आते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल की तरफ। तो इसकी सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि ये थ्योरी जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट एटम्स लाइक हाइड्रोजन के ऊपर एप्लीकेबल है, जिनकी z जो है वो 1 की इक्वल है। अगर हमारे पास ऐसे एटम्स आ जाए जिनका z ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो ये थ्योरी हमारे पास फेल हो जाती है ऐसे केस में। इसके अलावा द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज सर्कुलर व्हाइल एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर आल्सो पॉसिबल। तो ये थ्योरी, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में भी बताई थी कि आप लेटर ऑन स्टडी करेंगे कि ये जो हमारे पास ऑर्बिट्स है ये एक्चुअली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, सर्कुलर नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास बोहर ने एक्सप्लेन नहीं की थी कि ये ऑर्बिट्स हमारे पास एलिप्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एक और लिमिटेशन हो गई। फिर हमारे पास क्या है कि बोहर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। इसके अलावा जो ये फाइन स्ट्रक्चर है, ये फाइन स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है ये भी आप आगे स्टडी करेंगे, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आई विल मेक अ लेक्चर। तो बोहर जो थ्योरी थी वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। ठीक है, इसके अलावा जो बोहर थ्योरी थी डज नॉट से एनीथिंग अबाउट रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, उसकी इंटेंसिटीज के बारे में जो है, स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटीज के बारे में बोहर थ्योरी कुछ भी नहीं कहती। बोहर थ्योरी डज नॉट गिव्स एनी इंडिकेशन रिगार्डिंग द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, और अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो जिस तरह से हुई है इलेक्ट्रॉन की एटम में, उसको भी बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। सो दीज वर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इसी इनको लिखने के बाद ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास समरफील्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये है क्या चीज़, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको हम एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्यों कह रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि समरफील्ड एटॉमिक मॉडल हमारे पास तब आया था जब हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल में कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई थी। समरफील्ड एटॉमिक मॉडल स्पेसिफिकली हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर वाली डिस्क्रिपेंसी के ऊपर बेस्ड है। हमने बोहर मॉडल की लिमिटेशंस में देखा था कि बोहर मॉडल जो है वो फाइन स्ट्रक्चर को ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस एक्सप्लेन नहीं कर सका था। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास समरफील्ड आया था, जिससे हमारे पास बोहर की इक्वेशन में कुछ रिलेटिविटी करेक्शंस करके जो है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द एनर्जी लेवल्स बताया था और हमें स्पेक्ट्रम लाइंस जो थी हाइड्रोजन एटम की उसको भी एक्सप्लेन करके दिया था। अब हम फाइन स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो फाइन स्ट्रक्चर होती क्या चीज़ है, तो फाइन स्ट्रक्चर इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू सेवरल क्लोजली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर इक्विपमेंट ऑफ हाई रेजोल्यूशन। फाइन स्ट्रक्चर सिंपली हमारे पास स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस की इनटू सेवरल क्लोजली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे पास क्लोजली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स मौजूद हों स्पेक्ट्रल लाइंस में, तो दैट इज एक्चुअली द फाइन स्ट्रक्चर, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ हाईली रिजॉल्विंग पावर इक्विपमेंट के अंडर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस फाइन स्ट्रक्चर को हमारे पास इसका आइडिया जो है वो समरफील्ड ने दिया था। उसने ये कहा था कि जो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस है वो हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर रखते हैं। तो देखिए मॉडल में हमारे पास क्या बात की गई थी कि जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का, जब हम उसको अंडर हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप देखते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है फाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास जो लाइंस मौजूद होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस मौजूद होती हैं, उनका तकरीबन नियरली सेम वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो हमारे पास इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए समरफील्ड ने ये कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स,
वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स जो होते हैं वो हमारे पास सर्कुलर नहीं होते हमेशा, बल्कि हमारे पास इलिप्टिकल भी होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बोहर मॉडल में भी इस चीज़ का हिंट दे दिया था कि ऑर्बिट्स जो है वो हमारे पास जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस हमेशा सर्कुलर नहीं होते, बल्कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी हो सकती हैं। और इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो वन ऑफ द फोकाई के ऊपर मौजूद होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब क्या कहते हैं कि जब हमारे पास ये मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का ऑन अ सर्कल, तब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशन एंगल जो होता है वो सिर्फ चेंज होता है। ठीक है, देखिए जब आप सर्कल की बात करते हैं, मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, तो इसका रेडियस चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसका एंगल चेंज हो रहा होता है। ठीक है, जितना ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इसका सिर्फ एंगल चेंज होगा, इसका रेडियस जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें और यहाँ पे मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, तो ना सिर्फ इसका एंगल ऑफ रेवोल्यूशन चेंज होगा, बल्कि इसका जो है हमारे पास रेडियस भी चेंज होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में हमारे पास सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होता, तो हर एक पॉइंट पे हमारे पास इसका रेडियस भी सेम नहीं होता फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सो ये पूरी बातें यहाँ पे मेंशन्ड है, कि आप देख सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे रेडियस भी चेंज हो रहा है और हमारे पास एंगल भी चेंज हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे मोमेंटा जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि हमें समरफील्ड ने बताए थे। उसने ये कहा था कि पहला जो हमारा मोमेंटम होता है दैट इज़ रेडियल मोमेंटम व्हिच इज़ गिवन एज़ nrh/2 पाई। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। यहाँ पे जो ये nr है, दिस इज़ द रेडियल क्वांटम नंबर। इसी इसके अलावा हमारे पास एज़ीमुथल एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे मौजूद होता है, जो कि हमारे पास किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। चेंजिंग एंगल की वजह से जो हमारे पास momentum generate होता है, that is known as the azimuthal angular momentum, and it is given as kh/2 pi, where k is the azimuthal quantum नंबर। ठीक है, तो दिस इज द समरफील्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें उसने कहा था कि हमारे पास ऑर्बिट्स जो है वो हमेशा सर्कुलर नहीं होते, बल्कि वो हमारे पास इलिप्टिकल भी होते हैं। और जब हमारे पास ऑर्बिट्स इलिप्टिकल हो जाएं, तो तब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ना सिर्फ एंगल में चेंज आता है, बल्कि रेडियस में भी चेंज आता है। इस हिसाब से हमारे पास दो किस्म की मोमेंटा जनरेट होते हैं, एक हमारे पास रेडियल मोमेंटा होता है और दूसरा हमारे पास एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम होता है। अच्छा, तो फिर हमारे पास टोटल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा रेडियल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर, which is n is equal to nr plus k, where nr and k are related to semi major axis A and semi minor axis B as follows। अब अगर हम इस nr और k को रिलेट करते हैं विद द सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, तो हमारे पास वो किस तरह से हो जाएगा, b by a is equal to k upon nr plus k, which is equal to k by n। यानी कि अगर हमारे पास सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस की हम रेशो लेते हैं, तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा k अपॉन n, वेयर k इज अवर एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड n इज अवर टोटल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इसमें हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस हमारे पास ये है कि हमारा k जो है वो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हमारा k जीरो की इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, b by a is equal to 0 by n, which implies that b by is equal to 0, which gives us b equal to 0। Then ellipse will take place the shape of the straight line passing through the nucleus। ठीक है, देखें अब ये किस तरह से हो रहा है कि अगर देखें आपके पास, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारा b जीरो की इक्वल है। ठीक है, तो देखिए आप अपने इस b को जीरो की इक्वल ले लें, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही रह जाएगी। ठीक है, एक ही आपके पास एक्सिस रह जाएगी। आपने सेमी माइनर एक्सिस को जीरो की इक्वल ले लिया, तो जाहिर सी बात है आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेमी मेजर एक्सिस रह जाएगी, इलिप्स खत्म हो जाएगा और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो k हमारे पास जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। सही है। सेकेंड आपके पास ये है कि अगर आपके पास k लेस देन n हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि माइनर एक्सिस b जो है वो हमेशा लेस देन हो जाएगा मेजर एक्सिस a। ठीक है, अगर आपके पास k लेस देन n हो जाता है, तो b जो है दैट शुड बी लेस देन a। थर्ड आपके पास पॉइंट आता है कि इफ k इज इक्वल टू n, अब अगर हमारे पास k और n एक दूसरे की इक्वल हो जाते हैं, दैट इज द अजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू द टोटल क्वांटम नंबर, तो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस भी एक दूसरे की इक्वल हो जाते हैं और हमारे पास इलिप्स जो है वो एक सर्कुलर शेप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 केसेस डिस्कस किए। पहले केस में हमारे पास, अगर हमारे पास एक एक्सिस जो है वो जीरो की इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास जो शेप है एलिप्स का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर हमारे पास k लेस देन n हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b विल बी लेस देन a and this will give us an ellipse shape। ठीक है, और अगर हमारे पास k और n एक दूसरे की इक्वल हो, तो हमारे पास दोनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास इलिप्स जो है वो एक सर्कल की शेप इख्तियार कर लेगा।
तो ये 3 केसेस जो है वो आपको आने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि के की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है? तो पहले हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास n जो है वो 1 के इक्वल है और k भी 1 के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास b बाय a क्या हो जाएगा, 1/1 विच इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू a। एंड ऐसे केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। ये केसेस हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? तो अब इन केसेस को आगे लेकर जाते हुए हम मुख्तलिफ k की वैल्यूज़ और n की वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे, ठीक है? और फिर उनके हिसाब से हम देखेंगे कि अब हमारे पास शेप किस तरह का बन रहा है, ठीक है? अब सेकंड वैल्यूज हम ऐसे ले लेते हैं कि हम n को 2 ले लेते हैं और k को 1 and 2 ले लेते हैं, ठीक है? तो पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास n 2 हो और k 1 हो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास b बाई इज इक्वल टू k बाय n। यहाँ पर देखिए हमने k की जगह 1 पुट कर दिया और n की जगह 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास b किस चीज़ की इक्वल हो गया, हाफ a के इक्वल हो गया। तो अब ये मेरे पास एक सर्कल नहीं होगा क्योंकि मेरे पास a जो है वो b के इक्वल नहीं है, बल्कि मेरे पास किस तरह की शेप आ जाएगी, कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी, ठीक है? फिर हम सेकंड केस इसमें ले लेते हैं, वो क्या है कि हमारे पास n भी 2 है और k भी 2 है। मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मेरे पास b और a इक्वल आ जाएंगे। रिजल्ट देखिए 1 आ रहा है ना, तो यहाँ से a को अपोजिट साइड पे ले जाएं, b इज इक्वल टू a आ जाएगा, सर्कुलर शेप। तो अगर आपके पास ये कंडीशंस गिवन है, यानी कि आपके पास n 2 हो और k 1 and 2 दो वैल्यूज रखता हो, तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप्स बनेगी, ठीक है? इस तरह का आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर मूव करेगा। थर्ड आप केस ले लेते हैं कि n हमारे पास 3 है, तो k मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। फिर k 1 के लिए हम देखते हैं तो b हमारे पास 1/3 a आएगा। अगर मैं k 2 के लिए ले लेती हूँ और n 3 ही रहेगा, तो मेरे पास b क्या हो जाएगा, 2/3 a हो जाएगा। और अगर मैं दोनों को सेम ले लेती हूँ तो अगेन मेरे पास एक सर्कुलर शेप आ जाएगा। और इन तीनों वैल्यूज को लेते हुए मैंने यहाँ पर इसकी फिगर भी ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से आप n 4 ले लें, k 1 2 3 4 हो जाएगा, आप उसके लिए वैल्यूज डिटरमाइन करें और आपके पास इस तरह से अगेन शेप्स बन जाएंगी। और आपको पता चल जाएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास किस टाइम पे इलिप्स है, किन वैल्यूज पे इलिप्स आते हैं और किन वैल्यूज पे आपके पास सर्कुलर शेप आता है। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज, इससे आगे भी आप जा सकते हैं, ठीक है? बट अगर आप यहाँ तीन कंडीशंस आप इसमें प्लेस कर दें, ये एक्सप्लेन कर दें, दैट्स इनफ, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोहर एक्सटेंशन मॉडल और समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले जो है हमारे पास इसकी फेलियर है वो ये है कि इसमें हमारे पास ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, ठीक है? जो फाइन स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स में इंटेंसिटी वेरिएशन आ रही है, वो क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, इस चीज़ को समरफील्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका था। फिर हमारे पास इसने एक और क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी, वो ये थी कि हमारे पास एनॉमलस जीमन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब जीमन इफेक्ट क्या चीज़ होता है और फिर एनॉमलस जीमन इफेक्ट क्या चीज़ होता है, ये चीज़ हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो समरफील्ड मॉडल जो था वो एनॉमलस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। थर्ड इसकी शॉर्टकमिंग आती है कि इट डज नॉट गिव करेक्ट नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है? अब ये हमारे पास करेक्ट नंबर ऑफ लाइंस भी नहीं बताता कि कितनी लाइंस जो है वो हमारे पास जनरेट होती हैं इन द फाइन स्ट्रक्चर, या फिर आती हैं हमारे पास, ऑब्जर्व की जा सकती है इन द फाइन स्ट्रक्चर। तो इस चीज़ की भी करेक्ट नंबर ये हमें नहीं दे सका। फोर्थ शॉर्टकमिंग ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, और ये हमें उन एटम्स का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करके नहीं देता जिनमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हो। यानी कि हाइड्रोजन एटम तक तो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर निकलते हैं, यानी हम कोई दूसरा एटम ले लेते हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, तो हमारे पास समरफील्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो उनका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो दीज वर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ समरफील्ड मॉडल, and this was all about the Summerfield model. It is quite simple and easy. It's all about the elliptical orbits. फिर हमारे पास किस किस किस्म की ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ दीज वैल्यूज़, ठीक है? अब वेक्टर एटम मॉडल से पहले हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल को भी स्टडी किया है और समरफील्ड एटॉमिक मॉडल को भी स्टडी किया है। इस मॉडल को समझने के लिए आपको प्रीवियस मॉडल्स की लेक्चर्स को देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे मॉडल्स बैक टू बैक एक दूसरे की डिस्क्रिपेंसीज को ओवरकम कर रहे हैं। जैसे कि हमने बोहर्स मॉडल में स्टडी किया था कि वो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को और फाइन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो उन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर हमारे पास मॉडल्स आए। जो फाइन स्ट्रक्चर था उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास समरफील्ड मॉडल आया था। समरफील्ड मॉडल में फिर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया और फिर हमने वहाँ पे भी ये चीज़ देखी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि समरफील्ड एटॉमिक मॉडल भी एक्सप्लेन नहीं कर सका था। जैसे कि हमारे पास जो रिलेटिव इंटेंसिटीज़ थी लाइंस की इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, और जीमन इफेक्ट जो था जिसमें स्पेसिफिकली एनामलस जीमन इफेक्ट जो था, इनको
जो है समरफील्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका था। अब इन शॉर्टकमिंग्स को, इन डिस्क्रिपेंसीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नया मॉडल प्रेजेंट किया गया था जिसका नाम था वेक्टर एटम मॉडल। तो पिछले मॉडल्स की जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज थी वो यहाँ पे एक दफ़ा फिर से मैंने मेंशन की हुई है इस पैराग्राफ में, इसको आप रीड आउट कर दें, एक्सप्लेन मैंने आपको एक दफ़ा फिर कर दिया है। अब वेक्टर एटम मॉडल के ऊपर आते हैं। तो वेक्टर एटम मॉडल जो था इसने पिछले मॉडल्स की शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम किया था और इस मॉडल को हमारे पास प्रपोज किया था यूलनबर्ग और गाउड-स्मिथ ने 1925 में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इनका वेक्टर सम लिया जाता है जो कि हमारे पास इक्वल होता है टू द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर विच इज जे। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है इनका वेक्टर सम लिया जाता है। दिस इज एक्चुअली द वेक्टर एटम मॉडल। अब इस मॉडल में हमारे पास 3 न्यू टर्म्स जो है उनको एक्सप्लेन किया गया है, उनका जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है व्हिच इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तरफ। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जब हमारे पास ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होता है दैट इज simply known as orbital angular momentum। ठीक है, the momentum that is generated or that is produced due to the orbital motion of electrons that is known as the orbital angular momentum and it is represented with capital L with a vector head, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे शो करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूला के साथ शो करते हैं विच इज एल इज इक्वल टू अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट, वेयर एच कट जो है दिस इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, एंड जो हमारे पास स्मॉल एल है दिस इज एक्चुअली द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, 0 1 2 3 होती हैं फॉर द रिस्पेक्टिव सब शेल्स। ठीक है, एस पी डी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये एल है इसको हम लिख सकते हैं एज एल स्टेरिक एच कट, वेयर एल स्टेरिक हमारे पास इक्वल है टू दिस होल टर्म। ठीक है, दिस इज अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट यू शुड नो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, इट सिंपली इज द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट देयर ओन एक्सिस। ठीक है, सो ये हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम इस तरह से डिनोट करते हैं, वेयर अगेन एच कट इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई एंड एस इज द स्पिन क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, प्लस माइनस हाफ, बिकॉज वी नो दैट कि या तो स्पिन अप होगा या फिर स्पिन डाउन होगा। ठीक है, सो हमारे पास स्पिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज रखती हैं। इसके अलावा हम इस मैग्नीट्यूड को जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज एस टेरिक एच कट, वेयर एस टेरिक हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। वी नो दैट कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंड इट इज मैथमेटिकली रिटन एज दिस। अब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है जे का वो हमारे पास कैसे होगा, इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे एज अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन एच कट, वेयर जो ये स्मॉल जे है दिस इज एक्चुअली द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और जो जे है इसकी वैल्यूज हमारे पास है एल प्लस एस माइनस वन, एल प्लस एस माइनस टू अप टू एल माइनस एस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दोनों क्वांटिटीज दैट इज के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है इन्वॉल्व होंगी। एंड अगेन हम यहाँ पर जो ये जे इंटू जे प्लस वन अंडर द रूट है इसको हम जे स्टेरिक से डिनोट कर सकते हैं और ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है फॉर द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास ये 3 टर्मिनोलॉजीज थी जो कि हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है एंड रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जो वेक्टर एटम मॉडल है ये हमारे पास एक सेमी क्लासिकल मॉडल है। सेमी क्लासिकल मॉडल से हमारा मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इनको ट्रीट क्लासिकली किया जाता है, लेकिन जो इनकी वैल्यूज होती हैं वो क्वांटम मैकेनिकली दी जाती हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पे हम इसकी दो सिनारियोज देखते हैं। क्या हमें पता है कि हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू एल प्लस एस। ठीक है, द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे पास अपवर्ड फेस कर रहा है, यानी कि हमारे पास स्पिन अप है एंड वी नो दैट कि स्पिन अप के लिए हम स्पिन की वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव, तो हमारे पास यहाँ पे हम ले लेंगे एल प्लस हाफ। ठीक है, इसी तरह आप फिगर बी को देखें तो यहाँ पे आपके पास जो स्पिन है वो डाउनवर्ड
फेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास स्पिन डाउन है, एंड स्पिन डाउन के लिए हम वैल्यू लेते हैं -1/2। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इसकी हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। तो इन दो फिगर्स को स्टडी करने के बाद हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि हमारे पास जो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर सम है ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब आते हैं हम मेन फीचर्स ऑफ वेक्टर एटम मॉडल की तरफ, जिसमें हमारे पास मेनली दो फीचर्स ही हैं वेक्टर एटम मॉडल की। एक हमारे पास है स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, और दूसरी हमारे पास है स्पेशल क्वांटाइजेशन। तो वन बाय वन हम इनको अब डिस्कस करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले फीचर ऑफ वेक्टर एटम मॉडल की तरफ, जो कि हमारे पास है स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या था कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन like atoms, Uhlenbeck and Gauss-Smith in the year 1925 put forward electron spin hypothesis, according to which in addition to the movement of electron in an orbit around the nucleus, it also rotates about its own axis. तो हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर था हाइड्रोजन लाइक एटम्स का, उनको एक्सप्लेन करने के लिए यूलेनबेक और गाउड स्मिथ ने 1925 में एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ना सिर्फ ऑर्बिटल मोशन रखता है, बल्कि वो हमारे पास अपनी ही एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट करता है, जो कि हमारे पास नोन है एज द स्पिन मोशन। तो यहाँ से हमें इस चीज़ का भी पता चलता है कि हमारे पास जो स्पिन मोशन था, उसका सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था या आइडिया था, वो हमें किसने दिया था, वो वेक्टर एटम मॉडल ने दिया था। अब हमारे पास क्या है कि चूंकि हमारे पास स्पिन मोशन भी है इलेक्ट्रॉन का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी मौजूद होगा, विच इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू एस। अब हमारे पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, तो इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। जस्ट आप देख लें कि हम यहाँ पर दोबारा इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, विच इज एस इज इक्वल टू अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस वन एच कट। ठीक है, वेयर एस इज द स्पिन क्वांटम नंबर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, एंड वी नो दैट कि हमारे पास यहाँ पर जो अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस वन है, इसको हम एस स्टेरिक लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा एस स्टेरिक एच कट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि नई टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या हमें नजर आ रही है, वो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, दैट इज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ई बाय एम एस। ठीक है, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ हमें एस की वैल्यू पता है, तो हम एस की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे हमने फाइंड आउट की हुई है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एस की वैल्यू तो प्लस माइनस हाफ है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स का होता है हमेशा, यानी कि यहाँ पे हम मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसीलिए स्पिन की जो हम वैल्यू लेंगे वो हम हाफ लेंगे, यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव हाफ। तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिए वो वैल्यूज। इसका एलसीएम ले लें और उसको फिर हाफ के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास एंड रिजल्ट आ जाएगा अंडर द रूट 3/2। अब ये 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 बना लेगा और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक न्यू टर्मिनोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस हो रही है, जो कि हमारे पास है बोहर मैग्नेट्रॉन, जो कि हमारे पास इक्वल है EH/4πm। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जो बोहर मैग्नेट्रॉन है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 9.27 10⁻⁻24। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है कि द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड एनॉमलस जीमन इफेक्ट एज वेल। अब यहाँ पे जब हमारे पास ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट वेक्टर एटम मॉडल ने प्रेजेंट कर दिया था, तो इसकी वजह से अब हम जो है जो डबलेट स्ट्रक्चर था सोडियम का, और जो हमारे पास एनॉमलस जीमन इफेक्ट था, उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते थे। यानी कि इस स्पिनिंग एक ही फीचर की वजह से वेक्टर एटम मॉडल के हमारे पास दो डिस्क्रिपेंसीज ओवरकम हो रही हैं, एक फाइन स्ट्रक्चर की और दूसरी हमारे पास एनॉमलस जीमन इफेक्ट की। ये जीमन इफेक्ट इंशाल्लाह हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, तो आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी कि जीमन इफेक्ट क्या चीज़ है और एनॉमलस जीमन इफेक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, तो और फाइन स्ट्रक्चर के साथ इसका क्या ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा, आते हैं हम वेक्टर एटम मॉडल की सेकंड फीचर की तरफ, जो कि हमारे पास है स्पेशल क्वांटाइजेशन। अब वेक्टर एटम मॉडल के फर्स्ट फीचर में हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ना सिर्फ ऑर्बिटल मोशन रखते हैं, बल्कि वो स्पिन मोशन भी रखते हैं। जो सेकंड फीचर है वो हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में बताता है और प्रिसिशन के बारे में बताता है कि किस तरह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रिसाइज करता है।
तो ये दोनों पॉइंट्स हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि अकॉर्डिंग टू द बोहर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल, we have seen that orbits of electrons are two dimensional, so the electron possesses only two degrees of freedom. In other words, only two quantum numbers are sufficient to define electron orbit. तो देखिए, बोहर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसमें हमने ये चीज देखी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास टू डायमेंशनल स्पेस में मोशन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक टू डायमेंशनल स्पेस आ गया है तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हमें टू ही चाहिए होंगी। एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बोहर समरफील्ड ने ये कहा कि हमारे पास दो क्वांटम नंबर्स ही इनफ है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को डिफाइन करने के लिए। लेकिन जनरली तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में मूव करते हैं, तो देयरफॉर इसकी क्या हो जाएंगी, थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हो जाएंगी। इन अदर वर्ड्स, थ्री क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ठीक है, टू क्वांटम नंबर्स नहीं बल्कि थ्री क्वांटम नंबर्स हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को डिफाइन कर सके, उसकी मोशन को डिफाइन कर सके इन अ सर्टेन ऑर्बिट। सो अब हमारे पास क्या है कि इन तीन क्वांटम नंबर्स में से दो क्या है, वो हमारे पास साइज और फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में बताते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर जो है वो हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में बताता है, जो कि हमारे पास डिस्क्रीट और सर्टेन वैल्यूज रखती हैं, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन रखता है इन इट्स ऑर्बिट वो हमारे पास डिस्क्रीट होती हैं। अब हमारे पास 10 जो स्पेशल क्वांटाइजेशन है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का, वो हमारे पास क्या हो गई है, वेक्टर क्वांटिटीज हो गई हैं। देखिए, हमें ओरिएंटेशन के बारे में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के बारे में बता रहे हैं कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, डिस्क्रीट वैल्यूज रखेगा, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। तो हमारे पास इस सेकंड फीचर से हमें ये चीज का पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास दो क्वांटम नंबर से पूरी तरह उनके ऑर्बिट्स में मोशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो सकती, बल्कि हमें थ्री क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड है। आगे जाके आप देखेंगे कि वेक्टर एटम मॉडल ने हमें सेवन क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन करके दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, फिर हम ये कहते हैं कि व्हेन वी प्लेस द एटम इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अलोंग z डायरेक्शन एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट मेक्स एंगल थीटा विद द z एक्सिस। कहते हैं कि अगर हमारे पास हम एक एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, जो कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास z डायरेक्शन के अलोंग अप्लाई हुआ हो और ये हमारे पास नॉर्मल हो टू द प्लेन, तो हमारे पास जो एटम होगा वो z एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है, due to the applied external magnetic field, the plane of the orbit precesses about magnetic field as the precision of mechanical top in the gravitational field. अब क्या कहते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं किसी भी एटम के ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है कि वो हमारे पास उस मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग प्रिसिजन स्टार्ट कर देता है। जिस तरह से आप देखिए, आप एक लट्टू जो है उसको आप घुमाएं, ठीक है, वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग जो है वो प्रिसिजन शुरू कर देता है, एक पॉइंट के अबाउट जो है वो स्पिनिंग शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो किसी एटम के ऊपर या किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस कर देते हो, तो जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन के अलाउंग जो है वो एटम जो होगा क्या करना शुरू कर देगा, प्रिसिजन करना शुरू कर देगा। द स्पेशल क्वांटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट्स थीटा टू सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज। अब ये जो स्पेशल क्वांटाइजेशन, ये जो हमारे पास अब प्रिसिजन हो रही है ऑफ एटम अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो हमारे पास क्या चीज है, स्पेशल क्वांटाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो यहाँ पर थीटा है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमारे पास जो प्रिसिजन का रेट होता है कि किस स्पीड से हमारे पास प्रिसिजन होगी, वो हमारे पास डिपेंड करता है फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर कि कितना ज्यादा हमने फील्ड अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए कि z component of L is given by Lz is equal to mlh upon 2 pi, where ml is the magnetic orbital quantum number एंड इट्स वैल्यूज आर माइनस एल टू प्लस एल। देखिए, अब अभी तक हमने मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के बारे में नहीं जाना था, अभी तक हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एजीमुथल क्वांटम नंबर था और स्पिन क्वांटम नंबर था। ठीक है, अब हमारे पास एक चौथा क्वांटम नंबर भी आ गया विच इज नोन एज द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो कि देखिए वेक्टर एटम मॉडल के थ्रू हमारे पास आते जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ अब आगे और भी आप क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे इसी मॉडल के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि जब हम एल जेड अपॉन एल करेंगे, दिस इज द z component ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो जब हम इसका रेशियो लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम एल एच अपॉन टू पाई, और ये हमें पता है, हमने स्टार्ट में ये वैल्यूज डिस्कस कर ली हैं, तो एच अपॉन टू पाई और एच अपॉन टू पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एल डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एम एल बाई एल इंटू एल प्लस वन अंडर दी वेयर एल जेड अपॉन एल जो है दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर एल जेड अपॉन एल की जगह हमने कॉस थीटा प्लेस कर दिया है,
तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एम एल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एल इंटू एल प्लस वन। और ऊपर जो मैंने आपको थ्योरी प्रेजेंट की, मैंने कहा कि आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अलोंग जेड एक्सिस अप्लाई कर दिया है ऑन एन एटम, तो क्या हो गया कि वहां पर आपके पास जो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो अलोंग द जेड एक्सिस क्या करना शुरू कर देगा, या अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड क्या करना शुरू कर देगा, प्रिसाइज करना शुरू कर देगा। यानी कि ये एक लट्टू की तरह इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू कर देगा, और यहाँ पर एक सर्टन एंगल थीटा बन जाएगा जो कि हमारे पास सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज रखेगा, ठीक है। और जो हमारे पास ये प्रिसिजन का रेट होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास था स्पेशल क्वांटाइजेशन, ठीक है। अब आपके जहन में एक सवाल तो आया होगा कि यहाँ पर हमने एल जेड अपॉन एल को कॉस थीटा की इक्वल क्यों लिया है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, और ये परपेंडिकुलर है। देखिए जहाँ पर आपके पास थीटा बनेगा उसके एडजेसेंट जो होगा दैट वुड बी द बेस, उसके बिल्कुल सामने जो होगा वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो रह गया दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए आपके पास जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो एल है, ठीक है। आपका एल जेड क्या है, बेस है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमें पता है इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपके पास एल जेड अपॉन एल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की इक्वल आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने कॉस थीटा की इक्वल लिया है। वेक्टर एटम मॉडल काफी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हमें बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताता है ऑफ एन एटम। देखिए हमें स्पिन के बारे में पता चल गया, हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में पता चल गया, हमें प्रिसिजन के बारे में पता चल गया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें वेक्टर एटम मॉडल ने दिए हैं। अब मैंने आपको कहा कि आप आगे जाके देखेंगे कि आपको वेक्टर एटम मॉडल 7 क्वांटम नंबर्स जो है वो प्रेजेंट करके देगा। तो उन क्वांटम नंबर्स को अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास वेक्टर एटम मॉडल क्वांटम नंबर प्रेजेंट करता है वो आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज होगी विच इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ये हमारे पास क्या बताता है, ऑर्बिटल के साइज के बारे में बताता है, ठीक है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका एन है 1 2 3 4 उनको हम डेजिग्नेट करते हैं एस के एल एम एन एंड सो ऑन। अगर आपके पास 5 6 7 8 है तो उसके अकॉर्डिंग आप चले जाएं ओ पी क्यू आर एस टी, इस तरह से आपने उन ऑर्बिटल्स को भी नेम कर देना है। अब क्या है आपके पास के बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो डिपेंड्स अपॉन एन। आपके पास जो ये बाइंडिंग एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो आपके पास डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, एन के ऊपर। और ये हमारे पास डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एन, ठीक है। जितना आप दूर चल जाते जाएंगे न्यूक्लियस से उतनी ही आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन रखती है विद द साइज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। द क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द साइज ऑफ द एटम। देखें आपके पास जो फर्स्ट शेल है, अगर आपके पास सिर्फ एन वन है तो आपके पास क्या है कि एटम एक छोटा साइज रखता है। लेकिन अगर आपके पास एन थ्री है तो देखिए ये तीन शेल्स आपके पास आ गए हैं, थ्री ऑर्बिटल्स आ गए हैं आपके पास, जिसकी वजह से आपके एटम का साइज जो है वो भी इंक्रीज हो गया। तो एक्चुअली आपके पास जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है ये आपको क्या बताता है, साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। सेकेंड क्वांटम नंबर आपके पास है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वांटम नंबर जो है ये भी हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज रखता है, ठीक है। और इसकी जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज 0 1 2 अप टू n माइनस वन। यानी कि जितने भी n माइनस वन वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आपके पास l की वैल्यूज हैं। ये जो हमारे पास क्वांटम नंबर है ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका शेप क्या है। और ये जो हमारे पास है फॉर एल इज इक्वल टू 0 1 2 3, इन वैल्यूज के लिए हमारे पास जो सब शेल्स हम डेजिग्नेट करते हैं वो हमारे पास क्या है, एस पी डी एफ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब अगेन अगर आप इससे आगे जाएंगे तो आप उनको फर्दर नेम करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज गिवन बाय साई इनटू साई स्टेरिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर माइनस टू एल, ठीक है। अब देखें ये जो आपके पास हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है, जो रिलेशन हमने लिखा हुआ है ये आपको बताती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। यानी किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आप ऐसे भी फाइंड कर ऐसे फाइंड करेंगे। आपके पास जो ये आर है दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब आपके पास जो ये प्रोबेबिलिटी है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है जब आप एस सब शेल में होते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप आगे सब शेल्स की तरफ जाते हैं, यानी कि आप पी में चले जाते हैं, डी में चले जाते हैं, एफ में चले जाते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके पास रैपिडली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी तभी ग्रेटर होगी जब आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये वन की इक्वल हो, ठीक है, विच इज इक्वल टू वन व्हेन वी हैव एल इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो एस इलेक्ट्रॉन्स है इनके लिए प्रोबेबिलिटी हाई होती है फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
फिर आपके पास क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल इज गिवन बाय, ये चीज़ भी हमने स्टार्ट में डिस्कस कर ली है कि आपके पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास इक्वल होता है टू द अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन एच कट, वेयर जी आपके पास स्मॉल एल है, दिस इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास एस ऑर्बिटल है तो एल आपके पास जीरो हो जाएगा, और आपके पास जो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पी ऑर्बिटल के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो आप वो भी कर सकते हैं, आप एल इज इक्वल टू वन ले लें, इसमें प्लेस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा अंडर द रूट टू एच कट। सिमिलरली आप डी एंड एफ के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। तो ये आपके पास है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के बारे में सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प आउट कर सकती हैं, और आपका कॉन्सेप्ट भी इन चीज़ों से क्लियर होता है। ठीक है, तो ये आपने लर्न करने हैं। फिर आपके पास आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। सो द आइडिया ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूलनबर्ग एंड गाउड-स्मिथ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि जो वेक्टर एटम मॉडल था इसने सबसे पहले आपको स्पिन क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था, इससे पहले किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। अब इन्होंने ये चीज़ क्यों दी थी, इन्होंने ये इसलिए दी थी ताकि हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो है उनका क्या एक्सप्लेन कर सके, फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सके, और एनोमलस जीमन इफेक्ट जो है उसको भी एक्सप्लेन कर सके। इसके अलावा हमें यूलनबर्ग और गाउड स्मिथ की जो मॉडल है इससे हमें ये पता चला था कि जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, ये हमारे पास दो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं इसकी, एक क्या है प्लस हाफ है और एक है माइनस हाफ है, यानी कि इसकी सिर्फ यही दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, और या तो ये प्लस हाफ होगी यानी कि अप स्पिन होगा, या हमारे पास माइनस हाफ होगी यानी कि डाउन स्पिन होगा। और हमने ये चीज़ भी देखी है कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वो क्या है, दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट एस इंटू एस प्लस वन एच कट, वेयर दिस स्मॉल एस इज एक्चुअली द स्पिन क्वांटम नंबर। और ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, प्लस माइनस हाफ की इक्वल होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे अब हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। आप ये यहाँ पे प्लेस कर दें, आपके पास जो मैग्नीट्यूड है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन आप कर लें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास था स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आपके पास है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो आपके पास जे है, कैपिटल जे है एक इलेक्ट्रॉन का, वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल एंड द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, दैट इज जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, एंड ये हमारे पास क्या होता है, इट इज अ वेक्टर सम बिकॉज ऑल ऑफ द क्वांटिटीज आर वेक्टर। फिर आपके पास क्या है, अपने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट किया था जे का, जो कि आपके पास क्या था अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन एच कट, वेयर आपके पास जे जो था दिस वॉज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यूज आपके पास क्या है, एल प्लस एस है, एल प्लस एस माइनस वन है, और एल माइनस एस है, जिसका एब्सोल्यूट हम लेंगे, यानी कि आपके पास जो ये जे है इसकी वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, इसकी हम हमेशा जो भी वैल्यूज लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जे। ठीक है, इसकी वैल्यूज का भी हमें पता चल गया, और ये हमें किसने बताया है, वेक्टर एटम मॉडल ने बताया है। ठीक है, ये चीज़ें हमने सारी मॉडल के अंदर भी डिस्कस की है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एम एल। तो ये हमारे पास सिंपली प्रोजेक्शन है ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डिनोटेड बाय एम एल। देखिए इस तरह से आप उसको डिनोट करते हैं, ये आपके पास सिंपली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का प्रोजेक्शन है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए जो आपके पास एम एल है इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, एल एल माइनस वन एल माइनस टू अप टू माइनस एल, दैट इज कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज है एम एल के लिए वो हमारे पास क्या है, टू एल प्लस वन है। अब देखिए आप पी ऑर्बिटल के लिए करना चाहते हैं, या आप डी के लिए करना चाहते हैं, एफ के लिए करना चाहते हैं, एस के लिए करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू अलाउड वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पहले आपके पास क्या है, चले जी हम पी ऑर्बिटल के लिए कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है, एल उसके लिए वन होता है, तो आपके पास एम एल क्या हो जाएगा, वन जीरो माइनस वन। कैसे आपके पास हुआ है, देखिए आप टू एल प्लस वन में ये वैल्यू प्लेस करें वन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टू इंटू वन, तो टू आ जाएगा, प्लस वन थ्री, तो आपके पास थ्री वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, और वो आपके पास क्या होगी, जीरो वन माइनस वन। ठीक है, इसी तरह मैं एस के लिए भी करना चाहूँ तो देखिए एस मेरे पास एल की वैल्यू क्या देता है हमें, जीरो देता है। ठीक है, तो इस जीरो को आप इधर प्लेस करें तो टू इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन वन। तो इसका मतलब क्या है कि एस जो सब शेल है उसके लिए जो अलाउड वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, वन वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह अगर आप डी के लिए करना चाहते हैं जो कि एल इज इक्वल टू टू रखता है, तो आपके लिए उसमें फाइव वैल्यूज आएंगी। अब इस चीज़ में आपको अगर याद हो, आपकी एफएससी का कोर्स याद हो,
तो वहाँ पे हमने देखा था कि आपके पास जो s है वो आपके पास फर्दर स्प्लिट डिवाइड नहीं होता और ऑर्बिटल्स में, वेयर एज आपका जो p है उसके अंदर फर्दर आपके पास 3 डिविजन्स होती हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड की फॉर्म में। तो ये एक्चुअली उन वैल्यूज़ की बात करिए, ये क्वांटम नंबर हमें उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। अब यहाँ पर जो ये एम एल है, इसका अगर हम ये प्रिसिजन वगैरह के अकॉर्डिंग फार्मूला निकालना चाहते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, एल इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट आपके पास जो ऑर्बिटल, नेक्स्ट जो आपके पास क्वांटम नंबर है वो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बी डिनोटेड बाय एम एस। सिंपली इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही प्रिसाइज करेगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और उसका जो प्रोजेक्शन होगा दैट वुड बी एम एस। ठीक है, तो ये जो आपके पास एम एस है, दिस इज द मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर एंड इसकी जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज हैं, और वो क्या है, प्लस हाफ है और माइनस हाफ है। इसी तरह आपके पास जो लास्ट क्वांटम नंबर है दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और ये जो आपके पास है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ जे along द मैग्नेटिक फील्ड विच इज एम जे। ठीक है, तो ये जो एम जे है दिस इज एक्चुअली द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ जे। तो आपके पास ये जो एम जे है इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, प्लस जे, जे माइनस वन, जे माइनस टू, अप टू जीरो, देन माइनस जे। दैट इज आपके पास ये टू जे प्लस वन की वैल्यूज रख सकता है। तो अब यहाँ पर आप वन बाय वन जे की वैल्यूज पुट करते जाएं और आप जो है इस क्वांटम नंबर के थ्रू जो है वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास 7 क्वांटम नंबर्स हैं जो कि वेक्टर एटम मॉडल ने एक्सप्लेन की थी, प्रेजेंट की थी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं उन कुछ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर जिनको मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी हम जरा आते हैं उन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है वाइल स्टडिंग दिस वेक्टर एटम मॉडल। टर्मिनोलॉजीज की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ दोबारा बता दूं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो एम एल इज इक्वल टू एल कॉस थीटा है, इसको हमने वही बेस बाय हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूला के साथ फाइंड आउट किए हुए जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे ये इधर, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हमने बेस बाय हाइपोटेन्यूज किया है विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे बेस आपके पास क्या था, एल जेड था, और हाइपोटेन्यूज आपके पास एल था, तो वो आपके पास कॉस थीटा की इक्वल हो गया। अब यहाँ से अगर आप एल जेड फाइंड करना चाहते हैं तो वो आपके पास एल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हम एम एल फाइंड करना चाहते थे तो हमने क्या कर दिया है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो आपके पास क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास cos थीटा की इक्वल आ जाएगा। आपने एम एल फाइंड करना था, एल को आपने बोथ साइड्स पे क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप जो है यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर के लिए भी कर सकते हैं, ये जो आपके पास इसकी प्रोजेक्शन है इसको भी इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, और आप एम जे के लिए भी यही कर सकते हैं। अब आते हैं हम टर्मिनोलॉजीज की। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनमें सबसे पहली हमारे पास जो है वो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या चीज़ होती है, सिंपली हमारे पास मिनिमम एनर्जी होती है जो हमारे पास रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारे पास चूंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या रहता है, अपनी प्लेस में रहता है, वो उधर से इमिट नहीं होता या इजेक्ट नहीं होता। तो ऐसे ऐसे केस में हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो इजेक्ट करवा सकें उसके ऑर्बिट से। ठीक है, उसकी जगह से उसको हम मूव करवा सकें, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल जो है न्यूक्लियस का उससे हम उसको आज़ादी दिला सकें। तो ऐसे केस में वो जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वो मिनिमम एनर्जी हमारे पास क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, और चूंकि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं तो इसलिए हमने इसको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दिया है। ठीक है, ये जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की यूनिट्स में मेजर होती है, जहाँ पे हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इक्वल होती है 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली टर्मिनोलॉजी है विच इज एक्चुअली द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट और इट्स शेल और रिमूव इट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है दैट इज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कि हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज़ है, तो फिजिक्स में हमारे पास मेनली क्वांटम मैकेनिक्स में और पार्टिकल फिजिक्स में हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसका नाम है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये हमारे पास एक्चुअली स्पिन जो होती है एलिमेंट्री पार्टिकल की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती है दैट इज एक्चुअली द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि आइडिया मैंने आप लोग को लेक्चर के दौरान भी दे दिया था।
लेकिन अभी ज़रा हम इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। देखें, अब यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म आ गया है, दैट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज़ होती है? देखिए नीचे आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट इज़ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट और अदर ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या ओरिएंटेशन होती है मैग्नेट की, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो अगर हमारे पास स्पिन की वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है, तो दैट इज एक्चुअली नोन एज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्मियंस है, क्वार्क्स है, बोसॉन्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। और ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, और ये जो स्पिन होता है, इसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? हाफ रहेगी। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम एक रीड दे देते हैं कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द मैग्नेटिक मोमेंट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट और अदर ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मैग्नेटिक मोमेंट्स इंक्लूड्स लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो जहाँ पे भी आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के लूप्स होंगे, जैसे कि आपके पास सोलेनॉइड वगैरह है, वहां पर आपके पास क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स हैं, या आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिनकी स्पिन है, वहां पे भी आपके पास क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। इसके अलावा वेरियस मॉलिक्यूल्स और जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास प्लैनेट्स हैं, मून है, स्टार है, देखिए इन ऑब्जेक्ट्स की भी, इन सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं, इनकी भी स्पिन होती है, और उस स्पिन की वजह से हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह जनरेट होती है। इसके अलावा आप देखिए प्लैनेट्स में अर्थ को ले लें, अर्थ जो है वो स्पिनिंग मोशन करता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होती है। इसके अलावा इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमें वेरियस जो एस्ट्रोनॉमिकल प्रोसेसेस हैं उनसे महफूज रखती है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? दिस वाज मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है विच इज द बोहर मैग्नेट्रॉन। तो बोहर मैग्नेट्रॉन जो है वो सिंपली आपके पास एक कांस्टेंट है, ये एक नेचुरल यूनिट है, जिसके थ्रू आप जो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या है? इन एटॉमिक फिजिक्स द बोहर मैग्नेट्रॉन इज अ फिजिकल कांस्टेंट एंड द नेचुरल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कॉज्ड बाय इट्स ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल या स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन का जनरेट होता है, उसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट नेचुरल यूनिट, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसकी हमारे पास ये वैल्यू है म्यू भी हमारे पास बोहर मैग्नेट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एच कट आपको पता है किस चीज की इक्वल है? प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये आपके पास क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है। ठीक है, एम ई आपके पास क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज एक्चुअली द रिड्यूस्ड मास। सो दीज वर द फ्यू टर्मिनोलॉजीज दैट वर इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेक्टर एटम मॉडल कंप्लीटली। इस टॉपिक के साथ आपका ये पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। वेक्टर एटम मॉडल इन 2 लेक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आपको वेक्टर एटम मॉडल जो है वो 100% क्लियर होगा। तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।